अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन्स को क्लासिफाई करना खासा मुश्किल होता है क्योंकि स्ट्रक्चर के हवाले से भी और फंक्शन के हवाले से भी इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब अगर कोई चीज़ उसकी इकसाम चंद एक हो ना तो उसको क्लासिफाई करना आसान होता है, लेकिन प्रोटीन्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और इसकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर के हवाले से इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो स्ट्रक्चरली प्रोटीन दो तरह की हैं, एक है फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, फाइब्रस फाइबर शेप धागानुमा और ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूल शेप गोल शक्ल में होंगी। अब फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो इसमें वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन फाइबर्स बनाती हैं, जबकि ये ग्लोब्यूल शेप होती हैं। तो अब हम कंपैरेटिवली इनके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट्स है नेचर एंड शेप। तो इनकी शेप जो सी है वो फाइब्रस है और इसकी जो शेप है स्फीरिकल और इलिप्सॉइडल। स्फीरिकल यानी गोल भी हो सकती है और इलिप्सॉइडल थोड़ी सी आप कह लें बेजवी शक्ल जिस तरह अंडे की होती है। और ये गोल क्यों है, ये गोल किस वजह से है? इसकी गोल होने की वजह यह है ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग और बेंडिंग होती है। देखें जिस तरह आपको ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो ये फोल्डिंग और बेंडिंग होके ग्लोब्यूल शेप बनाता है, जबकि अब देखें स्ट्रक्चर से अब जाहिर होगा इसमें जो स्ट्रक्चर है फाइब्रस प्रोटीन में वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में टर्शरी स्ट्रक्चर है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट की वजह से, इस वजह से वो लंबाई के रुख होता है, जबकि टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग की वजह से और वो क्या बन जाता है, एक गोल सा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। अब जो फाइब्रस प्रोटीन है ये इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, इक्वस मीडियम के अंदर, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल है, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन सॉल्युबल इन इक्वस मीडिया। ये इक्वस मीडिया पानी का जो सोल्यूशन है उसके अंदर सॉल्युबल होती हैं। उसकी वजह यह है कि इसके जो टर्शरी प्रोटीन है उसमें बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होते हैं और वो पानी के साथ आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और पानी में वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। पानी के अलावा ये साल्ट सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस हो सकता है, इक्वस अल्कोहल हो सकता है। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक। फाइब्रस प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल कहते हैं ठोस शक्ल। फाइब्रस प्रोटीन क्रिस्टल नहीं बनते उसके, वो ठोस शक्ल में नहीं आती, जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये क्रिस्टलाइज हो सकती है, इसको ठोस शक्ल में हासिल किया जा सकता है। और ये इलास्टिक है, जिस तरह आप देख सकते हैं जो हमारे मसल्स हैं जो हड्डियों को हरकत देते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन है और ये इलास्टिक है। इलास्टिक होने की वजह से ही तो ये हड्डियों को हरकत दे पाते हैं। फिर आगे फंक्शंस की बात करें, दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन द सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये स्ट्रक्चर्स बनाती है, अज़ा बनाती है, ऑर्गन्स बनाती है, जबकि ये क्या करती है, ये इनका काम जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इनका फंक्शनल काम है, ये फंक्शन परफॉर्म करती है। देखें इसकी एग्जांपल से इस चीज़ की आपको समझ आएगी कि फाइब्रस प्रोटीन देखें ये सिल्क फाइबर के अंदर मौजूद है। सिल्क फाइबर ये जो सिल्क वर्म यानी रेशम का कीड़ा बनाता है सिल्क फाइबर को। इसी तरह स्पाइडर वेब ये जो मकड़ी का जाल होता है उसमें भी फाइब्रस प्रोटीन है। ये दोनों क्या हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं। और इसी तरह मायोसिन, हमारे मसल के अंदर मायोसिन प्रोटीन होती है और फाइब्रिन प्रोटीन होती है, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है, जिसको हम फाइब्रिनोजिन कहते हैं, जो खून को जमाती है, वो भी फाइब्रस प्रोटीन है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजिन है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है और इसका स्ट्रक्चर भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और ये फाइब्रस प्रोटीन है। जबकि ये जो स्पाइडर वेब है ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। और ये एक छोटा सा आप कह लें टोटका है, घर में किसी को बहुत ज़्यादा गहरा कट आ जाए तो ज़्यादा गहरे कट पे जो ब्लीडिंग है वो जल्दी नहीं रुकती, तो अगर आप वहाँ पे जो मकड़ी का जाला लगा होता है उसको उतार कर अगर आप वहाँ पे लगाएं तो वो भी फाइब्रस प्रोटीन है, वो भी ब्लड क्लॉटिंग का मकड़ी का जाला भी काम करता है। अलबत्ता हाइजेनिक इशू आ सकता है, लेकिन बड़े नुकसान की निस्बत छोटा नुकसान अगर हो जाए तो इसका कोई इशू नहीं होता। फिर आगे हम देखते हैं केराटिन। केराटिन मौजूद होती है नेल्स के अंदर और हेयर्स के अंदर, हमारे नाखूनों में, हमारे बालों के अंदर। अब ये तमाम के तमाम देखें ये स्ट्रक्चरल इनका फंक्शन है। जबकि इस तरफ आ जाएं तो ये इंजाइम्स हैं, ये जो आप कह लें ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये इंजाइम के तौर पे होती है, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन,
एंजाइम ये केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, एंटीबॉडीज़ ये डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम, हार्मोन्स ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इसी तरह हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। फिर ये एक पॉइंट देखें, डिसऑर्गेनाइज्ड विद द चेंज इन फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये फिजिकल और फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंट में तब्दीली से ये डिसऑर्गेनाइज होती हैं, टूट जाती हैं। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों टर्म्स जो सी हैं ये बॉडी के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसमें आप फ़र्क इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरा फिजिकल इन्वायरमेंट, तो दाएं बाएं ये जो हवा है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये मेरा फिजिकल इन्वायरमेंट है। और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट मेरे अंदरूनी अज़ा का जो इन्वायरमेंट है दाएं बाएं का, वो फिजियोलॉजिकल आप कह सकते हैं। अब देखें हमारा ये जो प्रोटीन्स हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में तब्दीली से डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं होती डिसऑर्गेनाइज। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम काम नहीं करता, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारे ये जो नाखूनों की प्रोटीन है, हमारे बालों की प्रोटीन है, वो सर्वाइव कर जाती है। जिस तरह बाज़ दफ़ा बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 45+ तक हो जाता है, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन सर्वाइव करती हैं, जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन है, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं।